नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम मुलाजिम लहर एक ऐसा कार्यक्रम है जो कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करता है और आज फिर वही मौका है जब हम कर्मचारियों की, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मुश्किलों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमने कई मुद्दों को लेकर बात की, चाहे वो एचआरटीसी के कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा हो, चाहे वो पेंशनर्स का मुद्दा हो, होमगार्ड का मुद्दा हो। कर्मचारी लहर में वो मुद्दा उठाया गया। आज बात करेंगे समस्त हिमाचल के कर्मचारियों की कि आखिर वो किस स्थिति में है, किन परेशानियों से हर दिन वो दो चार हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर, उनके समाधानों को लेकर क्या कुछ जो है वो रणनीति बनाई जा रही है कर्मचारियों के द्वारा, उनके महासंघों के द्वारा क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है कि उनकी मुसीबतों का समाधान, और सरकार की तरफ से क्या रिप्लाईज आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं वीरेंद्र चौहान जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे में। सर बहुत बहुत नमस्कार। हिमाचल टुडे के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो सर, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप महासंघ कर्मचारी, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम चीज़ों को, तमाम मुसीबतों को आप देखते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कर्मचारी इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, किस स्थिति से गुजर रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और ये भी सच है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो चाहे सरकारों को बदलने का काम हो, वो चाहे सरकार के प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस कार्ड है, उसको दिखाने का काम है। तो हिमाचल प्रदेश की, जैसा मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग ज्यादा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिमाचल प्रदेश के जो नौकरी है उसके ऊपर ज्यादा आशा है। तो निश्चित तौर पे कर्मचारी ज्यादा, तो उनकी समस्याएं भी ज्यादा होगी और अलग अलग वर्गों के जो कर्मचारी है वो अपनी समस्याओं के लिए जूझते रहते हैं। तो जैसा विदित है कि पिछले ये जो कर्मचारी महासंघ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कर्मचारी महासंघ बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पर एक प्रचलन होता था हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी सरकार होती थी तो वो सरकार एक एनजीओ के माध्यम से अपनी बात जो है वो जो है कर्मचारियों से बुलवाता था। और कुछ सरकार ने एक एनजीओ का पैटर्न सेट किया था। तो एनजीओ का मतलब गेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ नॉन गेस्टेड लोग होते थे। वो लगभग हिमाचल प्रदेश के 25% या 30 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो उनके माध्यम से सरकार बुलवाने का प्रयास करते थे। वही पिछले 5 सालों में होता रहा। जो पिछली भाजपा की थी तो उन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से अश्वनी ठाकुर जी को एक मान्यता दी। होता क्या था कि इससे पहले कि एनजीओ को सरकार मान्यता देती थी, मुख्यमंत्री बोलते थे कि भाई ये आदमी एनजीओ का अध्यक्ष होगा, उसमें कोई भी मेरिट्स नहीं देखी जाती थी। सिर्फ मेरिट ये होती थी कि वो आदमी मुख्यमंत्री का होना चाहिए। तो वो आदमी क्या सरकार की बात करेगा, ये तो आप निश्चित तौर पर इस बात को समझ सकते हैं। तो पिछले 5 सालों में कर्मचारियों का कोई भी निग नहीं रहा। जब पंजाब के अंदर दिया गया छठा वेतन आयोग और हिमाचल भी पंजाब को फॉलो करा, तो उस समय हिमाचल, हालांकि पंजाब ने भी पहली बार जो है क्या वेतनमान से बहुत नीचे वेतनमान पंजाब के कर्मचारियों को दिया और हिमाचल ने पंजाब से भी नीचे दिया। जबकि हिमाचल 1972 से लेकर जो है पंजाब को फॉलो करता था। तो इस बार के वेतनमान 2022 जनवरी को लागू हुआ था, उसको पंजाब से नीचे दिया गया। तो हमने 2020 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग निगम, बोर्ड, विभाग और जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों, उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से संयुक्त महासंघ बनाया। और हमने एक बड़ी लड़ाई कर्मचारियों की अलग अलग मांगों की के लिए, विभागों की जो थी या फिर जो हमारे पे कमीशन को लेकर जो एनोमली थी उसके लिए हमने लड़ी है। तो लड़ाइयों की बात की कि आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो सवाल मेरा यही था सर कि किस स्थिति में अभी की मैं बात करना चाहता हूं, प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी हो, एचआरटीसी हो, होमगार्ड हो, पेंशनर्स हो, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो सामने आते जा रहे हैं और उनकी मांगों का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल, ये एक लंबा ट्रेंड चला है कर्मचारियों का कि अपनी मांगों पे है, और लंबा एक मांग पत्र जो है हर विभाग के कर्मचारी सरकार और विभाग के समक्ष रखते हैं, अपने जो उनके विभागाध्यक्ष होते हैं उनके समक्ष रखते हैं। लेकिन उन मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, ज्यादातर मांगों को। यही वजह है कि हर विभाग के कर्मचारियों की मांगे हैं। मैंने आपको कहा कि आपने कहा कि अभी कितनी मांगे पेंडिंग है, तो मैं अगर विभाग वाइज आपसे बात करूंगा तो हर विभाग में एक लंबी सूची है कर्मचारियों की। कॉन्ट्रैक्ट की आपने भी बात, कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी है वो एक विभाग में नहीं है, और शिक्षा विभाग से संबंध रखता हूँ वो, और मैं शिक्षा विभाग जो एक हमारे शिक्षकों का एक प्रतिनिधि संस्था है, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। और उस हिमाचल राज्य अध्यापक संघ में सभी वर्गों के शिक्षक सम्मिलित है। उस संस्था का भी मैं प्रदेश 2013 से लगातार तीसरा टेन्योर मेरा उस संस्था में भी है। तो उस नाते आपसे बात करूं तो शिक्षकों के अनगिनत मुद्दे हैं, हमारे बच्चों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं। अभी आपने एचआरटीसी की बात की, एचआरटीसी के ड्राइवर्स की पे कमीशन की अनोमली है, कंडक्टर्स की है, टेक्निकल स्टाफ की है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक बहुत बड़ी उसमें नियमितता है। इलेक्ट्रिक में जो फ्री यूनिट देने की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो उसमें कर्मचारियों की अनसिक्योरिटी की बात है। अभी रेगुलेशन की अभी बात अगर आप देख रहे थे तो अभी लगभग 2 साल का कार्यकाल जिनका पूरा हो गया कर्मचारियों का, तो उसमें लगभग 6,000 से अधिक कर्मचारी बोर्ड निगमों में थे जो नियमित होने थे। तो उनको लेके हमने अभी सरकार के समक्ष मामला रखा। तो जो 31 मार्च को जिनके 2 साल पूरे हो गए, हालांकि जो सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जिसके मुख्यमंत्री है, तो वो कर्मचारियों की बात को सुन रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उन्होंने हमारी बात को माना, सुना, और उनके ध्यान में उन्होंने लाया कि कैसे कर्मचारी नियमित होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। तो हालांकि उन्होंने ये बात को कहा कि भाई आप इसको फाइल को मूव करो, बाई हैंड खुद पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लो, और उन्होंने नियमित भी कर दी है। उसकी वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। तो ये सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ सुन रही है। फाइनेंशियल मुद्दे इसके लेके भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन पिछली सरकार तो उसकी स्थिति ये थी, जो कर्मचारी अपनी बात को रखना चाहता था, जो कर्मचारी बात करने जाता था, डिमांड चार्टर लेके जाता था या मीडिया में जाता था, तो उसको शो कॉज नोटिस दिए जाते थे, उसके खिलाफ शीट बनाई जाती थी, उसको प्रताड़ित किया जाता था। तो मतलब वहां बोलने की आजादी नहीं थी उस सरकार में। फर्क इतना सा है, लेकिन मुद्दे अभी जस के तस है, बहुत से मुद्दे हैं, वो पिछले मुद्दे है, अगले मुद्दे है। फाइनेंशियल जो हमारी पेंडेंसी है वो पिछली सरकार की है, इस सरकार में भी है। तो मतलब फर्क इतना है कि ये सरकार सुनती है कर्मचारियों की बात को, कम टाइम देती है। पिछली सरकार में बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी हो गई थी, वो छीनी गई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक कि शिक्षा के जो हमारे निदेशक थे, उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी भी निकाली कि जो भी कर्मचारी संगठन मीडिया में जाएगा या सरकार की नीति के खिलाफ बात करेगा, तो जो है सीसीएस रूल के तहत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे खिलाफ बहुत ऐसा हुआ भी है। तो सर, जहां तक तो आपने बहुत कहा सारी कि शो कॉज नोटिस दिए गए, जो अभी की सरकार है वो सुनती है, तो क्या लगता है जो 6 पे कमीशन की बात चलती है, जो चर्चाएं चलती हैं, उसका अभी उसकी क्या स्थिति है 6 पे कमीशन की? देखिए सर, 6 पे कमीशन जस का तस है। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। जैसा भी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 50,000 करोड़ की लाइबिलिटी जो है कर्मचारियों की पिछले पे कमीशन की है, और 55,000 करोड़ की लाइबिलिटी जो है वो पेंशनर की है, जो पिछले देनी है। एक लाइबिलिटी सरकार इसको आज की डेट में मान रही है। तो ये लाइबिलिटी क्यों है? देखिए, कर्मचारी को एक लाइबिलिटी के रूप में लेना, या कर्मचारी को यह बताना कि कर्मचारी हमारे पे बोझ बन गया है, तो ये तो है, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आपसे कहूं। लेकिन ये लाइबिलिटी तो है, निसंदेह है। लाइबिलिटी खड़ी क्यों हुई, जरूरत क्या थी कि इस लाइबिलिटी को एक लाइबिलिटी का रूप देना पड़ा? तो ये लाइबिलिटी तो आगे तक बढ़ती जाएगी। अभी आप देखेंगे, हम केंद्र सरकार से 11% डीए में हिमाचल प्रदेश पीछे था जी। तो हमने ये बात सरकार से कही कि हम 11% जनवरी 2022 से हमारा डीए जो है वो हिमाचल सरकार ने नहीं दिया। 2022 में जनवरी में भाजपा की सरकार थी, दूसरी डीए की किस्त हमारी जुलाई 22 में बनती थी, तब भी भाजपा की सरकार थी। अभी सरकार है, जनवरी 2023 में जो है तीसरी किस्त हमारी पेंडिंग है। अभी जो है ये कांग्रेस सरकार की बात है, तो देना तो पीछे से पड़ेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की, हालांकि इस बात को बड़े प्रमुखता से रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री, ये कर्मचारियों की लाइबिलिटी नहीं है, उनकी देय राशि है, ये एरियर भी देना पड़ेगा। ये बोझ आपके ऊपर बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। जितना आप इसको चुका पाएंगे वो
ज्यादा बेहतर रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इस बात को माना, समझा, और उनका ये कहना था कि मैं ये पैसा कैसे दूं, और जिस स्थिति में हम जितना कर्जा पिछले ने हमारे पे डाला है उस स्थिति के हिसाब से इस बात का, इस इतने बड़ा अरेंजमेंट कैसे होगा, ये 500 करोड़ की आसपास की लाइबिलिटी बन जाएगी, तो कैसे ये होगा। तो हमने कहा कि लाइबिलिटी तो इसको ना कहे, ये देनी तो पड़नी है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी प्रदेश की जो एक रीढ़ की हड्डी है, प्रदेश को एक नई दिशा देने में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया और देते आ रहे, और भी आगे प्रदेश को और नई दिशा पे ले जाएंगे। तो इसमें तो आपको सर स्वीकार करना होगा, और कर्मचारियों को आपसे उम्मीदें भी बहुत है, और कर्मचारियों के प्रति एक जिसको बोलते हैं एक स्वार्थपूर्ण रवैया भी है। वो चाहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मैं कुछ करूं, इस तरह की सोच के साथ काम कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी भी है, इस बात को हम कहते भी है। लेकिन उन्होंने कहा, और इस बात की 15 अप्रैल को घोषणा की, तो ये नोटिफिकेशन फिर पेंडिंग हो गई थी। तो अभी हाल ही में लगभग 26 अप्रैल को हुई है, तो या 25 को हुई है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री का एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एरियर भी दे रहा हूँ, पर देना तो उसको था ही, एरियर पिछला बाकी भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारे कर्मचारियों के इश्यूज है, पे एनोमली के दुनिया भर के इश्यूज है। तो क्या लगता है जो एरियर जो पेंडिंग है वो कब तक मिलने की उम्मीद है? कुछ आपको लगता है कि नजदीकी वक्त में वो एरियर जो चाहे वो पेंशनर्स के एरियर हो वो जल्दी मिल सकते हैं? देखिए सर, पेंशनर के तो 3 तरह के एरियल पेंडिंग है, आपको बताऊं मैं। जो 1-1-16 के बाद कर्मचारी जो हमारा पे कमीशन लागू, मान लो जो कर्मचारी 1-1-16 को जॉब में था, 1-1-18 को जॉब में, वो 2018 या 20 में 21 में रिटायर्ड हुआ है, तो पहले तो उसकी पेंशन होनी है, उस कर्मचारी की उस पीरियड की होनी है। 1-1-16 वो कर्मचारी जब तक वो सर्विस में था, उसका एरियर उसका एक अलग बनेगा। उसके बाद जब कर्मचारी रिटायर्ड हुआ, तो रिटायर के बाद की उसकी अलग की पेंशन वाली जो फिक्सेशन होनी है वो दोबारा होनी है, फिर उसका अलग से एरियर कर्मचारी को मिलना है। उसके बाद कर्मचारियों की जो एनोमली है उसके, और जो आपके भत्ते मिलने हैं उसके, जो आपका डीए है उसका एरियर अलग से कर्मचारियों को मिलना है। तो जो तो रिटायर्ड पेंशनर है उनके तो 3-4 तरह के एरियर्स ड्यू है। तो और जो कर्मचारी सेवा आर्थिक स्थिति में इस वक्त राज्य सरकार है, क्या आपको लगता है जो इतने बड़े अमाउंट पेंडिंग है, एरियर्स पेंडिंग है, वो सरकार इसका भुगतान कर पाएगी? उस स्थिति में सरकार है, या अगर वो उस स्थिति में नहीं भी है तो फिर इसका क्या समाधान? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात पहले कर दी है कि 4 साल तक कर्मचारी हम पटरी पे लाने में हिमाचल को लगेंगे। 4 साल तक हम किसी तरह की कोई ज्यादा जो है कर्मचारियों को पिछले जो एरियर्स है, पे कमीशन के एरियर की अगर मैं बात करूं, लगभग से 4 लाख या 5 लाख तक के एरियर भी कर्मचारियों के बनते हैं। पे एरियर ओनली बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने इशारा कर दिया है, टाइम लगेगा। लेकिन ये स्वाभाविक, और ये बात मैं तब भी कहता था जब पिछली सरकार इसमें चुनाव में जा रही थी, हालांकि हमारे पास बहुत समय था। जनवरी 22 में जो है पे कमीशन जो है अनाउंस हो गया था, नोटिफाई हो गया था। जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कोड ऑफ कंडक्ट के बीच लंबा पीरियड था। उस पीरियड में हम सरकार को प्रेशराइज कर सकते थे, और उसी उद्देश्य से ये कर्मचारी महासंघ का गठन हमने किया था। निसंदेह हमने बहुत प्रेशराइज सरकार को किया, हमने बड़ी भारी रैलियां करी, जिला वाइज बड़े बड़े धरने दिए हमने, बहुत बड़े प्रदर्शन किए हमने। तो उसके बाद हमने एक एनपीएस का हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इशू, उस एनपीएस के लिए भी कर्मचारियों ने, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया। उसमें एक एनपीएस के लिए कर्मचारियों का एक संगठन, एनपीएस संगठन बना था, उसका एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। तो सारे कर्मचारियों ने काम किया, अलग पे लड़ते रहे। और बीच में एक ऐसा वक्त आया जब सरकार को लगा कि सरकार के पास, मैंने जो आंकड़े पे कमीशन की एनोमली के सरकार को दिए थे, और मैंने जो हमारे अधिकारी है, जो वित्त है या फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी है, हमने अलग अलग मेमोरेंडम जो दिए, उसमें जो कैलकुलेशंस दी थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उस वक्त कोई भी कर्मचारी उस कैलकुलेशन को समझने में सक्षम नहीं था। बाद में सबको पता लगा कि बहुत ज्यादा गंभीर इसमें चिंताएं हैं, हम पंजाब से बहुत पीछे चले गए, बहुत नुकसान हो रहा है। तो उससे सरकार अधिकारी डर गए थे। उन्होंने फिर मुझे बहुत 200 किलोमीटर दूर शिमला से चांजू, तीसा का भी लास्ट कॉर्नर है, चंबा का लास्ट तीसरा है, तीसरा से भी मुझे 35 किलोमीटर और अंदर जो है शिफ्ट किया था, जहां पे कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अब
दूरसंचार या कोई और व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पर लेकिन हमने वहां से भी लगातार संघर्ष किया था। सरकार का ये था कि भाई ये जो एक मोमेंटम है, ये मोमेंट तैयार ना हो, और मोमेंट बहुत बड़ा तैयार हो गया था। और जब हमारे कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया दूर दराज के क्षेत्रों में, तो कर्मचारी जो हमारे साथी है, शिक्षक साथी, वो डर गए थे। तो उसके बाद ये मोमेंटम कम पड़ा। तो मैं बार बार बोला करता था, कर्मचारी साथियों, अगर आपको एरियर लेना है, पे कमीशन की अनोमली खत्म करनी है, या 4/9/14 हमारा कर्मचारी को एक बेनिफिट होता था स्टेप अप का, वो हर विभाग में होता है, हर बोर्ड निगम में उसको एक प्रोविजन होता है कर्मचारियों को हाइक देने के लिए कर दिया गया। और मजे की बात तो मैं इस पे कमीशन में इतनी अनियमितताएं, एबीटी टीचर्स, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं आपको, एक साथ अपॉइंटमेंट हुई जेबीटी में, कुछ जो कोटे के लोग, जैसे मान लो स्टीव कास्ट से, वो लोग प्रमोशन होके आगे निकल गए, अपॉइंटमेंट एक साथ है, एक चैनल से अपॉइंटमेंट हुई है। तो अगर मान लो जो जनरल से कोई जेबीटी का जेबीटी रह गया, और अदर कोटे से कोई आदमी प्रमोशन बेनिफिट लेके वो एचटी या सीएचटी हो गया, तो दुर्भाग्य क्या है, सीएचटी है जो उसका बॉस है, उसकी पे बेसिक और उसकी पे कम है, जो जेबीटी टीचर है उसकी वो उससे ज्यादा है। वो तीन चैनल आगे है, 3 स्टेप अप उसका आगे है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है वो जेबीटी से भी कम है। ऐसे अलग अलग वर्गों में ऐसी अनियमितता, बड़े एग्जांपल सरकार को दिए। ऐसा क्यों है? इस तरह को दूर तो करना होगा, क्योंकि ये मतलब आपको एक सीनियर की एनोमली है हर जगह। सर, बीच में आपने तबादले की बात दूर की, नहीं करें तो आपको लगता है कि अगर हम फाइनेंशियल से थोड़ा हटकर ट्रांसफर्स पे आए, तबादलों को लेकर बात करें, क्योंकि कर्मचारियों पर तबादलों की नीति खड़ी होती है हमेशा ही कि अगर कुछ भी उन्होंने बोला या कुछ भी बात रखी, तो कहीं उनका तबादला उठा के कहीं और ना कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि एक ठोस तबादले की नीति की जरूरत है? देखिए, तबादला करना सरकार का प्रोरोगेटिव है, ये बात यहां तक तो ठीक है। पर लेकिन बदले की भावना से, या आप किसी और उद्देश्य से तबादला करे, तो वो मुझे लगता है कि कर्मचारियों का शोषण है, वो जनहित में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव तबादले हो रहे हैं कि किसी को उस तबादले से फायदा हो रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा हो रहा है, आपके बच्चों को फायदा हो रहा है। कि मैं आपको बता दूं, मेरा तबादला जहां पे किया गया, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, वहां पे इकोनॉमिक्स का कोई बच्चा नहीं था। हमने न्यायालय में भी गुहार लगाई, हमने कहा कि जो भेजा जा रहा है वहां बच्चे ही नहीं है मेरे सब्जेक्ट के, मैं वहां जाके क्या करूंगा। पर मुझे कोई ऐसा दिया जाए जहां पे मैं बच्चों को भी फायदा हो। पर लेकिन सरकार उस बात पे अड़ गई पूरी तरह से कि नहीं, हमने भेजना तो उसे ही भेजना है, जहां जो मर्जी हो जाए। तो बड़ा लंबा संघर्ष हुआ, अन्यथा मुझे जाना पड़ा। इस तरह के तबादलों को हम एक हरासमेंट और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। तबादला नीति की आपने बात कही, तबादला नीति अपने आप में सही है और जरूरी है, और मैं इसकी वकालत भी आज की डेट में कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, तबादला नीति इसलिए जरूरी है कि कुछ दूर दराज के, मैं खुद दूर दराज के क्षेत्र में गया और मैंने इस अनुभव को देखा कि कितना मुश्किल होता है कि आप अपने परिवार से दूर जाएंगे, 500 किलोमीटर जाएंगे, आपकी बड़ी सारी परिस्थितियां रहती है, उसमें आपको करना कितना मुश्किल होता है। ये वो भी फिर अगर आपको वापस आ ही नहीं पाऊंगा, आऊंगा तो कितने साल बाद आऊंगा, कहाँ आऊंगा, कैसे आऊंगा। तो उस स्थिति में जो आपका जो एक मानसिक संतुलन है कर्मचारियों का, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आ जाता है। जब आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, तो आप कैसे आप 100% अपने जॉब के साथ जो है वो जस्टिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारियों को पता होना चाहिए, शिक्षकों को पता होना चाहिए कि मैं जा तो रहा हूं, पर मैं कितने टाइम बाद आऊंगा और कहाँ आऊंगा। एक रूटीन ट्रांसफर्स के अंदर सरकार करे, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर हो, पूरी तरह से उसके अंदर हो, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है। तो यानी कि अगर हम इस चर्चा का निचोड़ निकालें, तो ना सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस बल्कि मेंटली स्ट्रेस भी इस वक्त का जो कर्मचारी है हिमाचल का, वो झेल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल कि इस वक्त के माहौल में जब कर्मचारियों की ये स्थिति है, आप क्या मांगे प्रशासन से रखते हैं कर्मचारियों को लेकर? देखिए, हमारी प्रशासन से और सरकार से कुछ मांगे हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉई है हमारे, वो हर निगम में, हर विभाग में है जी। तो हम एक तो मांग करते हैं कि पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई आए, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो 6 साल का था, वो पीरियड पहले तो 8 साल का था, फिर 6 कर दिया गया, फिर वो रिड्यूस करके 5 कर दिया गया, फिर 3 कर दिया गया, और आज की डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो 2 साल है। तो आप खुद आइडिया लगाइए, जो कर्मचारी
8 साल या 6 साल में नियमित हुए, फिर 5 साल में नियमित हुए, उन लोगों और जो 2 साल में नियमित हो रहे, उनमें डिस्पैरिटी आ गई होगी। उनमें एक पे स्ट्रक्चर में, सीनियरिटी में बड़ा सारा अंतर आ गया। उसको ब्रिज करने के लिए एक ही तरीका है, इस डिस्पैरिटी में का एक तरीका, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट से उसको सीनियरिटी दी जाए। और बहुत से कर्मचारी में ऐसे भी है जो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। 10 साल का जो सीसीएस 1972 में एक क्राइटेरिया पेंशन का है कि आपको 10 साल एलिजिबल रेगुलर सर्विस चाहिए, तभी आप जो है के हकदार हो गए ओपीएस के दायरे में। हिमाचल सरकार ने ओपीएस बहाल कर दिया, बहुत बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय कदम है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। पर उसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु भी है। उस किंतु परंतु से कैसे बाहर निकला जाएगा, एक बड़ा ही एक जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। अब हमें उम्मीद जरूर है, हम इस उम्मीद के साथ आगे कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है एक बात को लेके आगे बढ़ रही है कि हमने ओपीएस बहाल करेंगे, तो हम उनसे एक मांग जरूर करते हैं कि 1972 का जो रूल है, उस रूल के तहत सबको पेंशन दी जाए। एक बात। दूसरी, उनकी चिंता भी है और हमारी चिंता भी है कि कर्मचारियों के 10 साल जिनके नहीं, क्योंकि आज की डेट में सारा कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंट या आपकी नौकरी ही बड़ी लेट लगती है, तो आपके 10 साल का अगर पीरियड ही रेगुलाइज नहीं हो पाया तो आपको उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हम उसमें एक मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट है उसको उसके आधार पे सीनियरिटी दिया जाए और उसको पेंशन के लिए उसका एक बेस माना जाए, तो बहुत से हमारे कर्मचारी साथियों को इसका फायदा होगा। एक बहुत बड़ी मांग हमारी है, उससे एक तो डिस्पैरिटी जो सीनियरिटी है वही खत्म हो जाएगी, पे की एनोमली उससे खत्म हो जाएगी, तो सबको उससे बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो एक बात हम आज बड़े स्ट्रांगली तरीके से कह रहे हैं। दूसरी जो हमारी चिंता का विषय ये है और हमारी एक स्ट्रांगली मांग सरकार है कि जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी, पिछली सरकार ने इन कर्मचारियों को बहुत छलाया, मैं आपको बताऊं, इनको बहुत सौपन दिखाए लास्ट तक, और ताकि मोमेंट मोबिलाइज ना हो पाए कर्मचारी, एक मोमेंट सरकार के खिलाफ खड़ा ना हो। लास्ट मोमेंट तक सरकार बोलती रही हमने कमेटी बनाई, हमने इतने लोगों की कमेटी बनाई है, इसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, एसएमसी टीचर्स के हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनके लिए पॉलिसी बन रही है, कंप्यूटर टीचर्स हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 16 साल से शोषित हो रहे हैं, उनके लिए हम उनको विभाग के दायरे में ला रहे हैं, उनको नियमित करेंगे। ये सारा कुछ नहीं हुआ। वोकेशनल टीचर्स हमारे काम कर रहे हैं, अन्य डिपार्टमेंट्स में बहुत से जो है आउटसोर्स के कर्मचारी है, तो अलग अलग चैनल से उनको रखा जा रहा है। दुनिया भर की कंपनियां अब जो है हिमाचल प्रदेश के जो है विभागों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, वो घुस गई है, और वो बहुत से कर्म ऐसी है जिनका कोई सेटअप भी नहीं है, कोई बेस भी नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं, पर वो कर्मचारियों को हायर कर रही है, उनके ऊपर जो है वो 10 से 20% वो कमीशन ले। तो वो जो कर्मचारियों का पैसा है वो क्यों ना सीधा करके उसमें आ जाए। हम ये कहना चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों का एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाए, सरकार के द्वारा एक ऐसी संस्था तैयार की जाए, ऐसा एक कल्याण बोर्ड बनाए, और जिस बोर्ड के माध्यम से सरकार अपने एक चैनल के माध्यम से भर्तियां करे, वो चाहे किसी भी विभाग में, वो निगम में भर्तियां हो रही हो। मैं मानता हूं कि सारी भर्तियां नियमित नहीं हो सकती है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना शोषण भी कर्मचारियों को ना हो कि 16 साल से टीचर्स काम कर रहा है, उसको आप 12,000 दे रहे हैं। कम से कम जो सरकारी टीचर्स को आप दे रहे हैं उसका बेसिक तो उनको दे दो, इनिशियल तो उनको दे दो। जो भी भर्तियां फ्यूचर में हो वो कम से कम एक क्राइटेरिया के तहत हो, जो रेगुलर कर्मचारी एट द फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग पे लेता है उतना पैसा उन कर्मचारियों को भी देंगे, तो एक सम्मानजनक उन कर्मचारियों के साथ एक न्याय होगा, मैं ये कहना चाहूंगा। तो बाकी इन कर्मचारियों के लिए हम यही मांग रहे हैं, अगर आप आउटसोर्स को नियमित नहीं कर सकते तो नियमित स्केल तो दे दो उनको। ये बड़ी एक मांग हमारी हिमाचल सरकार के समक्ष रहेगी, और एक बड़ी लड़ाई भी है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की कि जो भी आउटसोर्स की भर्तियां हैं इसको एक नीति के जाए, जितने भी कर्मचारी डिपार्टमेंट्स के अंदर है उनका एक को लगे कि हम एक सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, एक जिसको इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी एक डिस्पैरिटी जो आती है ना, हीन भावना कर्मचारियों में, कि ये 1 लाख रुपए वाला कर्मचारी है, हम 10,000 वाले कर्मचारी है, काम वो 10,000 वाला कर्मचारी ज्यादा करता है। मैं आपका रिकॉर्ड बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक अदारे या एक ऑफिस की बात नहीं है, ये लगभग हर जगह ऐसे माहौल जो है वो देखने के लिए एग्जाम्पल्स जो है वो मिल जाते हैं, जहां
कम सैलरी वाले ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपने बहुत ही बखूबी जो हिमाचल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परेशानियों के बारे में बताया। वक्त जो है सर इजाज़त नहीं देता ज़्यादा लंबा जाने के लिए, बहुत, क्योंकि तमाम चीज़ें आपने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से समझाई हैं। आपके वक्त के लिए, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बहुत ही आज के कार्यक्रम में हमने बहुत ही सरलता से इस चीज को समझा कि आखिर हिमाचल के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। सरकार को चाहे वो आज शुरू करे या 10 दिन बाद या 1 साल बाद, उसे वो तमाम चीजें सॉर्ट करनी ही होंगी, उसका समाधान निकालना ही होगा जो अभी तक पेंडिंग है। चाहे वो एरियर्स की बात हो, चाहे वो डीए की बात हो, चाहे वो लंबे वक्त से भर्तियों रुकी होने की बात हो, चाहे वो लोगों को सिर्फ कमेटी के नाम पर बरगलाने की बात हो कि नीतियां बनाई गई हैं। जैसा कि चौहान जी ने कहा कि पुरानी सरकार, जो पिछली सरकार थी, वो सिर्फ बरगलाती रही, समाधान नहीं दिया। लेकिन इस सरकार से उनको उम्मीदें हैं कि समाधान भी होगा और जो उनके एरियर्स रुके हुए हैं वो भी क्लियर होंगे, पेंशनर्स की मुसीबतें दूर होंगी। अलग अलग अदारों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स के हैं, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं उनका समाधान जल्द होगा। फिलहाल के लिए मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।